नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी में जीओसी का लेक्चर नंबर 3। और जैसा मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। 4 टाइप के हमारे पास इफेक्ट होते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इन 4 इफेक्ट का यूज कई जगह है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, चाहे आप एसिडिटी के देख लो, स्टेबिलिटी के देख लो या बेसिसिटी के देख लो, या इनके कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक के और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक सीखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस किस टाइप के इफेक्ट होते हैं और क्या इनका यूज है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम जो है आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये 4 लाइनें आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लिया जाए कि कोई 2 एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, जैसे कार्बन और Cl। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, तो यानी C से Cl की तरफ होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी बच्चों, हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, लगातार इफेक्ट होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट करता है। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे पास ये 2 कार्बन क्लोरीन से जुड़े हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस तरफ माइनस चार्ज, इस तरफ प्लस चार्ज। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर जो है थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज। तो यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो है 3 कार्बन तक ही काम करता है। 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, मोस्टली 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई, अभी डिस्कस करते हैं। तो समझ गए बात मेरी। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि कार्बन से मिलकर बना है और हमने एक ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब ग्रुप की खास बात क्या है कि ग्रुप सिस्टम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो है ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, एक्स की तरफ शिफ्ट होंगे। तो एक्स पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है शिफ्ट होंगे, तो इस तरह जो है चार्ज जो है कार्बन पर आता रहेगा। तो कुल मिला के सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा और ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, यानी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचना माइनस आई इफेक्ट होता है, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्लियर। तो जो एक्स ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। दूसरी तरफ मान लीजिए कि सिस्टम लिया, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सिस्टम से कम है, तो इस समय जो वाई से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे, तो कार्बन नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उसको हम बोलेंगे, ये थोड़ा और कम नेगेटिव है ना, सॉरी, और ये सबसे कम नेगेटिव, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इस समय जो है ग्रुप से और सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और जो वाई है वो बच्चों क्या होगा, प्लस आई इफेक्टिंग। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि माइनस आई जहां हो वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, और प्लस आई जहां हो वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है प्लस आई। ठीक, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले प्लस आई की बात कर लेते हैं। ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं मिथाइल, दूसरा हम बात करें इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सारे के सारे यानी आर ग्रुप जितने भी हैं सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कॉज करते हैं। क्लियर। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ध्यान रखना यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपने पढ़ा होगा OH ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है, NO2 ग्रुप हो गया, Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, I हो गया, ठीक है। इस तरह के COOH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं
सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब ग्रुप का जो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, इनका भी एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर आपको याद करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले प्लस आई का ग्रुप, देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, देखो टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। अच्छा, अगर आइसोटोप्स होते हैं, देखो ट्रिटियम सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम होता है। अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें तो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि लॉन्ग चेन की बात कर रहे हैं तो जो है 3 कार्बन का इफेक्ट ज्यादा होगा, 2 कार्बन का कम होगा और 1 कार्बन का सबसे कम होगा। ठीक है, और ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग बढ़ने से आई इफेक्ट बढ़ता है, ध्यान रखिए। क्लियर। वहीं अगर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की बात करें तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है, NF3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, NH3 पॉजिटिव चार्ज, CF3 सबसे ज्यादा, NO2, फिर CN, फिर SO3H, COCl, CHO, फिर COR, एस्टर, फिर FCl, BRI, फिर OH, फिर डबल बॉन्ड और फिनाइल ग्रुप और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और फिनाइल ग्रुप भी जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो बच्चों ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। NO2 के बारे में कई बार पूछा जाता है, CF3, NO2 और CN ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर FCl, BRI का ऑर्डर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही है। ठीक है, और OH जो है इस तरह आएगा। क्लियर हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, समझिए बात मेरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहां कहां यूज होता है, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो बच्चों देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स और अमीन, इनकी बेसिसिटी, एसिडिटी, स्टेबिलिटी में ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखो अब कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का मतलब प्लस चार्ज और उस पर 3 ग्रुप जुड़े होंगे या 3 एटम जुड़े होंगे, जो भी हो। अगर मान लिया जाए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी माइनस चार्ज आएगा तो वो प्लस चार्ज को कम करेगा, तो प्लस चार्ज कम होगा तो बच्चों जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन सा करता है, प्लस आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, दूसरा इफेक्ट देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए किसी कार्बोकैटायन पे माइनस आई ग्रुप जुड़ा है, माइनस आई, तो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, और जब बच्चों प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो कार्बोकैटायन के केस में। तो स्टेबिलिटी में कंसेप्ट हमेशा क्या देखना है कि चार्ज कितना है। चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है कि प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और माइनस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, उसी तरह कार्बन आयन की बात करें, कार्बन आयन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आयन में ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है यानी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है, आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा यानी माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो बच्चों स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया आपने इस तरह से, ठीक है, यानी सॉरी माइनस आई, तो माइनस आई इस माइनस चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है। तो कार्बन आयन और कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का कांसेप्ट जस्ट अपोजिट होता है, समझे मेरी बात। चलो अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल बच्चों क्या होते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है ना, और अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन में टोटल जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये बिल्कुल कार्बो के जैसे ही काम करेगा, यानी जो प्लस आई है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और जो माइनस आई है इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलिटी को कम करेगा, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए मैं बात करता हूं
कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है बच्चों, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है यानी +I हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कम होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो ये प्रोटॉन को जो है आसानी से रिलीज नहीं होने देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है किसी भी एसिड की एसिडिटी को कम करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो यानी -I हो तो बच्चों ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना है ना, कोई भी एसिड हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एसिडिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, बेसिसिटी के मामले में उल्टा हो जाएगा। बेसिसिटी यानी NH2, अगर मैं अमीन की बेसिसिटी बात करूं, बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? लोन पेयर पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है यानी +I होता है तो लोन पेयर बढ़ेंगे, तो लोन पेयर बढ़ेंगे तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर बच्चों NH2 में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है यानी -I जुड़ा है तो बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि लोन पेयर कम हो जाएंगे तो बेसिसिटी भी कम होगी। तो बेसिसिटी और एसिडिटी जस्ट अपोजिट टर्म्स है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। चलिए अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बोकैटायन मानिए प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे जुड़ा है Cl और Cl का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 3 Cl। Cl का नेचर होता है -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बच्चों स्टेबिलिटी कम होगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाते जाओगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसलिए 1 Cl वाला ज्यादा स्टेबल, 2 वाला कम, 3 वाला सबसे कम। और यहां पर देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यानी +I, तो +I कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पर सब जगह NO2 है यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एक ही जैसा है। NO2 का नेचर मैंने बोला था -I। अब देखो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है? डिस्टेंस। NO2 यहां पर देखो नजदीक है, सेकंड कार्बन पे है, यहां पर NO2 थर्ड कार्बन पे है, या NO2 फोर्थ कार्बन पे है। तो जैसे जैसे ये मेन ग्रुप से दूर होता जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम होता जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम होगा तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो रहा है, इसका मतलब डोनेशन बढ़ रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी जब ये सबसे दूर होगा। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, स्टेबिलिटी को उतना कम करेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, इसी तरह आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक ये कार्बोकैटायन है और दूसरा ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर +I ज्यादा है, और ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर टर्सरी की बात करें तो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, इस तरह तो ज्यादा स्टेबल, ये सबसे कम, ये कम, ये सबसे कम। क्लियर? अब बात करते हैं कार्बन आयन। कार्बन आयन में बच्चों जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो छोटा कार्बन आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, देखो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? +I इफेक्ट बढ़ रहा है, और +I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ रहा है, तो जो सेंट्रल माइनस चार्ज है वो बढ़ेगा, और जब चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है। तो मिथाइल ज्यादा स्टेबल होगा और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होगा। यहां कहानी देखो, यहां पर Cl 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 देखो, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Cl का नेचर है -I, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थोड़ा सा कम, और कम बिल्कुल भी नहीं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, आप देखो यहां पर अलग अलग ग्रुप है, यहां पर F3N या F3C, यहां पर Cn, तो तीनों का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो F3Cn का सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये दोनों सेम है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा सा कम, ये सबसे कम। तो अलग अलग इफेक्ट ले लो या एक ही ग्रुप के ज्यादा इफेक्ट ले लो, बात एक ही है। और इसमें एक डिस्टेंस वाला है,
जितना डिस्टेंस कम होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। डिस्टेंस देखो बढ़ती जा रही है, 2 3 1 2 3, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो विड्रॉइंग कम होगा, तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। कंसेप्ट क्लियर? चलो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। देखो भाई यहां पर H जुड़ा है, यहां पर CH3 जुड़ा है, यहां पर CH3 CH2 जुड़ा है, इसका मतलब प्लस I इफेक्ट बढ़ रहा है। तो मैंने बोला था अभी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ने से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कम होती है। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड। यहां पर आप देखो, यहां पर एसिडिक एसिड है, यहां पर Cl है, देखो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आप बढ़ा रहे हो -I, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। तो देखो ये 3 Cl वाला ज्यादा एसिडिक और 1 Cl वाला कम एसिडिक और बिना Cl वाला सबसे कम एसिडिक। क्लियर? उसी तरह देखो अलग अलग ग्रुप हमने लिए, देखो NH3 NO2 CN और F। सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किसका होता है? NH3 का, उसके बाद NO2 का, फिर CN का, फिर F का। तो धीरे धीरे अगर ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होती जाएगी तो एसिडिटी भी कम होती जाएगी। इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ज्यादा एसिडिक, फिर धीरे धीरे इसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ रहा है, एक ही ग्रुप ज्यादा बार है, अलग अलग ग्रुप हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। एक और देख लेते हैं डिस्टेंस वाला। देखो Cl के डिस्टेंस नजदीक है, Cl दूर चला गया, Cl और दूर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर जाएगा उसका इफेक्ट कम होगा, तो एसिडिटी भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नजदीक वाला। सेम कंसेप्ट बच्चों यहां पर फिनॉल में भी आता है, ध्यान रखना है ना। फिनॉल में केवल COOH क्या, COOH की जगह क्या हो जाएगा? OH, सिंपल। अब आगे देखो, ये देखो फिनॉल, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिड होगा बजाय इथाइल के, आइसोप्रोपाइल के और टर्सरी ब्यूटाइल के। ठीक है, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ रहा है, तो विड्रॉइंग बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो विड्रॉइंग थोड़ा सा कम और कम सबसे कम, विड्रॉइंग पावर अगर बढ़ेगी किसी ग्रुप की तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, तो ये भी सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, डिस्टेंस अगर कम होगी तो ज्यादा एसिडिक। देखो ये 2 पर है, सॉरी ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो 1 पर ज्यादा विड्रॉइंग तो ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, यहां पर अलग अलग ग्रुप है, देखो NO2 CN Cl और CH3, सबकी विड्रॉइंग पावर अगर देखी जाए तो NO2 इज मोस्ट विड्रॉइंग, तो ये ज्यादा एसिडिक, फिर थोड़ा सा कम CN, फिर और कम Cl और सबसे कम डोनेटिंग वाला। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी में उल्टा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट बढ़ रहा है? +I। तो +I बढ़ेगा तो लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ेगी, और लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। तो ज्यादा +I इफेक्ट ज्यादा बेसिसिटी। सेम कंसेप्ट यहां पर देख लो, यहां पर 2 कार्बन वाला चेन, यहां पर 3 वाली चेन, यहां पर 4 कार्बन वाली चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इसका मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो मोर एल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यानी मोर +I तो मोर बेसिसिटी। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी +I, यहां पर देखो विड्रॉइंग आ गया बच्चों, है ना। विड्रॉइंग आने से लोन पेयर कम हो जाएंगे, लोन पेयर खींचेंगे, लोन पेयर कम होने से बेसिसिटी भी कम होगी। तो जितना ज्यादा डोनेशन उतना ज्यादा बेसिसिटी, जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतनी कम बेसिसिटी। यहां पर देखिए CN का -I कम है, FCH3 का -I थोड़ा सा ज्यादा है। जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतनी कम बेसिसिटी, है ना। देखो ये कम विड्रॉइंग है तो ज्यादा बेसिक है, एग्जैक्टली ज्यादा विड्रॉइंग है तो कम बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, R इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों बोलते हैं इसको। चलो देख लेते हैं रेजोनेंस क्या होता है। पहले मैं सारे पॉइंट आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, देखो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कई सारे केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको हम एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, ध्यान रखना। यानी ये और ये बेंजीन के दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा रेजोनेंस कैसे बने? इन्होंने क्या किया बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। ध्यान रखिए रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन।
जबकि जो हमारा इंडक्टर पे कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं या रियल नहीं होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की किसी रिजोनेंस स्ट्रक्चर से उस केमिकल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर बच्चों हम सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिला दिए जाएं, यानी बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर मिला दिए जाएं, तो हमें एक बेंजीन का नया स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। तो ध्यान रखिए, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर वी गेट रिजोनेंस हाइब्रिड। और बच्चों रिजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है ना। और रिजोनेंस हाइब्रिड ही वो स्ट्रक्चर है जिससे उस केमिकल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है। ठीक है, अब देखो कैसे भाई, अगर आप बेंजीन देखोगे तो डबल बॉन्ड भी दिखता है, सिंगल बॉन्ड भी दिखता है। डबल बॉन्ड जो है 134 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेंजीन की जो सारी सीसी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है, यानी 139 पिकोमीटर। तो न तो बेंजीन में डबल बॉन्ड है न तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बेंजीन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की कंडीशन है। तो इस तरह से रिजोनेंस का कंसेप्ट आता है। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखो, किसी कंपाउंड को रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के लिए क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि रिजोनेंस है या नहीं है, उससे पता चलेगा। देखो, इट मस्ट हैव कंजुगेशन सिस्टम। और कंजुगेशन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये 5 प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, यानी 2 डबल बॉन्ड, वो भी अल्टरनेट होने चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ प्लस चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ -चार्ज हो कॉम्बिनेशन में, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल हो, तभी जाके रिजोनेंस होगा, अदरवाइज रिजोनेंस नहीं होगा। अब देखो चेंज कैसे होते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, या इस साइड भी आ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा, देखो इधर से गया तो प्लस चार्ज, और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं बच्चों वहां आता है माइनस चार्ज। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कहां गया, बीच में। तो इसके 2 स्ट्रक्चर हुए, एक और एक। आप देखो इसमें कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये प्लस चार्ज यहां चला जाता है। तो देखो प्लस चार्ज इस पे आ गया और डबल बॉन्ड यहां चला गया। माइनस में कैसे होता है बच्चों, माइनस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और यहां पर जो है डबल बॉन्ड आ गया। सेम कंसेप्ट जो है इसमें भी आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, ये एरो यहां जाता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन निकल गए और जिससे निकले उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, फ्री रेडिकल का कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है। यहां पर देखो फ्री रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ठीक है, तो इस तरह बन जाता है, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, डबल बॉन्ड यहां चला गया। तो बोलने का मतलब है कि आपको तो रिजोनेंस बनाने आने चाहिए, तो हमेशा एरो का कंसेप्ट आता है इसमें कि एरो किस तरफ आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, कैसे पता करते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने साइक्लिक चेन बनाई है और इस पे एक डबल बॉन्ड है, तो क्या रिजोनेंस होगा? नो, क्योंकि रिजोनेंस के लिए 2 डबल बॉन्ड होने जरूरी है, एक डबल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें अब रिजोनेंस होगा, अब भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए। अच्छा, अब बताओ 1 और 2, यस, अब इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस बनेगा या नहीं बनेगा डिपेंड करेगा कि कंजुगेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक यहां पर है और एक प्लस चार्ज यहां पर है, तो क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चों रेजोनेंस तभी होगा जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज होगा। यहां पे 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, यानी रेजोनेंस कब होगा? जब डबल बॉन्ड के जस्ट दूसरे वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होगा, तभी रेजोनेंस होगा, है ना। कंजुगेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो मान लिया जाए ये प्लस चार्ज है, सॉरी ये माइनस चार्ज है, रेजोनेंस तब होगा जब ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। क्लियर? और एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर जो है नाइट्रोजन है, ये है, रेजोनेंस बनेगा? नहीं बनेगा। रेजोनेंस कब बनेगा? जब ये स्ट्रक्चर यहां पर होगा। क्लियर? तो कहानी आपको ये देखनी है कि कंजुगेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखे है ना, ये वाला
ये कंजुगेशन सिस्टम फॉलो होगा तभी जाके रेजोनेंस बनेगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो आप बताओ जरा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, क्या रेजोनेंस होगा? यस, क्योंकि Cl पर बच्चों क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर देखो कंडीशन फुलफिल्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेशन वाला सिस्टम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर इधर चले गए। ठीक है, हाँ अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता CHOCH3 देन इट विल शो रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर लोन पेयर आ गए और ये इसको इधर जाता। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि रेजोनेंस बनेगा या नहीं बनेगा, डिपेंड करता है कि कंजुगेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। अब रेजोनेंस कितने टाइप का होता है? देखो बच्चों, रेजोनेंस मोस्टली दो टाइप का होता है, प्लस आर एंड माइनस आर। जहां जहां बच्चों प्लस आए ना, चाहे प्लस आर हो, चाहे प्लस एच हो, चाहे प्लस आई हो, वहां उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन और माइनस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो लिख लेते हैं यहां पर, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और माइनस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? अच्छा अब देखो, ये डबल बॉन्ड देखो, यहां पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन का सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन का सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। तो कैसे होगा बच्चों, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की तरफ जाएंगे और बॉन्ड पेयर को आप बना दोगे लोन पेयर। इस तरह ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो अगेन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा NH और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बाकी दोनों बॉन्ड वैसे के वैसे रहने वाले। तो अभी क्या हुआ बच्चों की, ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट हुए डबल बॉन्ड की तरफ, कंजुगेशन की तरफ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कंजुगेशन सिस्टम को। तो यहां पर भी जो है ग्रुप डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो बोलने का मतलब यह कि प्लस आर इफेक्ट वहां पर होगा जहां पर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और तभी पॉसिबल है जब उस एटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अदरवाइज वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तब होंगे तभी तो डोनेट करेगा, तो लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा तो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस आर। मान लीजिए कि अगर बेंजीन के ऊपर जो है COOH ग्रुप जुड़ा हो, तो बच्चों कार्बन जो है इस समय देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेगा तो कार्बन पॉजिटिव हो गया। तो कार्बन जब पॉजिटिव हो गया तो अब कंजुगेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब इस समय इफेक्ट उल्टा हो रहा है, इस समय सिस्टम से और ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो दीज आर नोन एज माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह ये भी है कंसेप्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी कंसेप्ट सेम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप सिस्टम से और ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। तो कहानी वही है, माइनस और प्लस आर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, उनको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप, और माइनस आर यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, उनको बोलते हैं माइनस आर। ठीक है भाई, अब पता कैसे करें कि माइनस आर और प्लस आर कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि प्लस आर मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कंजुगेशन सिस्टम को या एरोमेटिक सिस्टम को, और जो है इनको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप। अब देखो बच्चों, पता कैसे करें, जिन एटम के पास लोन पेयर होगा वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, OH, NH2, OR, SH, यहां तक फिनाइल और डबल बॉन्ड वाला भी, सारे हैलोजन, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है। ठीक है,
तो ये सारे के सारे ग्रुप प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप हैं। वहीं अगर माइनस आर की बात करें तो जो ग्रुप विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम डबल बॉन्ड और कंजुगेट सिस्टम, उनको हम बोलते हैं माइनस आर, और इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। सारे कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान रखना बच्चों, याद करने का तरीका है, ऑल कार्बोनिल ग्रुप शो माइनस आर इफेक्ट। जैसे अमाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, और साथ में जो है CN भी होता है, ठीक है, NO2 भी ध्यान रखना, NO2 भी होता है, SO3H भी होता है। ये सारे माइनस आर इफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? बहुत सारे ग्रुप, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इनका भी एक ऑर्डर है कि कौन ज्यादा माइनस आर करेगा, कौन कम करेगा, कौन ज्यादा प्लस आर करेगा, कौन कम प्लस आर करेगा। देखो तो मैंने ये लिखा आपके सामने, है ना। तो बच्चों अगर अमीन की बात करें तो जो है ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड अमीन है, इधर सी भी होगा, ट्राई होगा, ज्यादा होगा एक मिथाइल ग्रुप, थोड़ा कम हो जाएगा NH2 सबसे कम हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें तो O- सबसे ज्यादा, OCH3 थोड़ा सा ज्यादा, और OH थोड़ा सा कम। तो यानी मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से जो प्लस आर इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। क्लियर? अब इनका ऑर्डर ऐसा है, सबको देखो मैं, O सबसे ज्यादा, देन NH2, देन OH, देन NHCO CH3 यानी एमाइड, और लास्ट में जो है हैलोजन। तो ये प्लस आर इफेक्टिंग पावर है। वहीं अगर माइनस आर इफेक्टिंग पावर करें तो NO2 सबसे ज्यादा, CN, देन SO3H, CHO, CO, COOH एंड CONH2। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये लगभग इंडक्टिव इफेक्ट के ही जैसा आ रहा है लगभग। क्लियर हो गया? अब कहानी वही कि रेजोनेंस का यूज हम कहां करें, ठीक है भाई। तो वही 5 इफेक्ट है, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड बेसिसिटी ऑफ अमीन। वही कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। अच्छा, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लिया जाए कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें रेजोनेंस नहीं है और दूसरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, तो जहां रेजोनेंस है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर? अगर मान लिया जाए कि 2 स्ट्रक्चर हैं जिन दोनों में रेजोनेंस है, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बस ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। एक में रेजोनेंस नहीं है, एक में है, तो है वाला ज्यादा स्टेबिलिटी। दोनों में अगर रेजोनेंस है तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्लियर कंसेप्ट? चलो अब देखते हैं कार्बोकैटायन। सपोज मान लिया जाए हमारे पास एक कार्बोकैटायन ऐसा है और दूसरा कार्बोकैटायन ऐसा है, तो क्या लगता है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? भाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस आ रहा है लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए, देखो ये एक तो ये CH2, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है, कौन सा? बेंजाइल कार्बोकैटायन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके रेजोनेंस एलाइल से ज्यादा है। तो ध्यान रखना, कार्बोकैटायन में बेंजाइल ज्यादा स्टेबल, एलाइल थोड़ा सा कम, और इथाइल उससे कम। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। वही कार्बेनाइन की बात करें तो जस्ट उल्टा, नहीं, कार्बेनाइन में उल्टा नहीं हो, कार्बेनाइन में भी ऐसे कंसेप्ट आ गया। मान लिया जाए, देखो है ना, इसको तो नहीं, CH3 CH2 माइनस, अब माइनस चार्ज लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। तो यहां पर भी कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कुल मिला के बात क्या है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, चाहे वो माइनस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, सेम टू सेम फ्री रेडिकल में हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। ठीक है, देखो यहां पर क्या, एक मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक। यहां पर मैंने ग्रुप जोड़ा बच्चों, जैसे अगर मैं जोड़ूं O और H, ठीक, और एक और कंपाउंड हमारे पास है जिसमें हमने ग्रुप जोड़ा NO2। अच्छा, OH का अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट देखूं तो ये प्लस आर है, और NO2 का इफेक्ट देखूं तो ये माइनस आर है। तो क्या लगता है किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? भाई जो प्लस आर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं तो एसिडिटी कम होगी, और जो माइनस आर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है, NO2 वाला ज्यादा एसिडिक और COOH वाला कम एसिडिक। सेम कंसेप्ट फिनॉल के साथ भी अप्लाई होगा। क्लियर हो गया?
तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी प्लस आर एसिडिटी को कम करेंगे और माइनस आर वाले ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे। जितने ज्यादा माइनस आर वाले ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिटी, जितने ज्यादा प्लस आर वाले ग्रुप उतनी कम एसिडिटी। क्लियर? तो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे वो फिनॉल। बेसिसिटी में कंसेप्ट देखिए, मान लिया जाए मैंने यहां पर लिखा है NH2 और यहां पर मैंने जोड़ा OH, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने जोड़ा, इसमें उल्टा हो जाएगा बच्चों, है ना, NH2 और यहां पर जोड़ा NO2। तो NO2 का नेचर है माइनस आर, OH का नेचर है प्लस आर, ठीक है। प्लस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो लोन पेयर को बढ़ाएंगे, तो लोन पेयर को बढ़ाएंगे तो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कि लोन पेयर को कम करेंगे तो बेसिसिटी को कम करेंगे। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो बेसिसिटी को घटाएगा, क्योंकि एसिडिटी बेसिसिटी जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको पूछा जाए कि एक है हमारे पास मिथाइल अमीन और एक है हमारे पास एनिलीन, तो बच्चों कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो ध्यान रखना, एनिलीन के केस में हमेशा मिथाइल अमीन ज्यादा एसिडिक बेसिक होता है बचाए एनिलीन के, क्योंकि यहां पर एनिलीन के इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ चले गए? बेंजीन की तरफ चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लोन पेयर की डेंसिटी कम हो गई, तो जो बेसिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर भाई? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बोला जाए, देखो है ना, अगर मान लिया जाए ये हमने लिखा है OH और यहां पर है NO2 और ये फिनॉल है और यही दूसरा है और यहां पर है OH और इधर है NO2। अच्छा देखिए, बहुत ना सेम ग्रुप है। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कोई ग्रुप मेटा पे जुड़ा होता है, जब कोई ग्रुप मेटा पे जुड़ा होता है तो वो कभी भी रिजोनेंस नहीं करता। ध्यान रखना, रिजोनेंस केवल बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो नाइट्रो ग्रुप पैरा पर जुड़ा है तो यहां पर माइनस आर इफेक्ट होगा और यहां पर NO2 ग्रुप पैरा पर नहीं है, मेटा पर है, तो रिजोनेंस तो नहीं होगा, केवल इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव होगा। तो इंडक्टिव कौन सा था? ये माइनस आई। तो पैरा पर भी इंडक्टिव होगा, तो पैरा पर दो इफेक्ट होंगे, माइनस आर और माइनस आई, और मेटा पर केवल एक ही इफेक्ट होगा, ओनली माइनस आई। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है, लेकिन पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा है, इसीलिए ये पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगा बजाय मेटा नाइट्रोफिनॉल के। क्लियर कंसेप्ट? तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट। क्लियर? इससे एक क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों की दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अगर दो रेजोनेंस है जिसमें कोई चार्ज नहीं, यहां पर कोई चार्ज नहीं लेकिन चार्ज वाला है, चार्ज वाला कम स्टेबल होगा, बिना चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, क्या करना है, चार्ज वाले की स्टेबिलिटी कम होगी, बिना चार्ज वाले की ज्यादा होगी। क्लियर? आप देखो, मान लीजिए दोनों में चार्ज है, देखो यहां पर भी प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जितना चार्ज दूर जाता जाएगा एक दूसरे से, मोर सेपरेशन द चार्ज लेस स्टेबल। तो जितना चार्ज नजदीक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज को सेपरेट करने में मॉलिक्यूल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो एनर्जी जो है बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसलिए चार्ज जितना नजदीक होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट देखो कैसे आता है बच्चों, यहां पर भी डबल बॉन्ड सेम है, यहां पर जो कार्बन है उसमें माइनस चार्ज है और इसमें जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज है। होता क्या है बच्चों कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस चार्ज आने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर कार्बन के पास माइनस चार्ज होता है तो वो कम स्टेबल होगा, ध्यान रखना है ना। ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखो इसमें है, यहां पर देखो कार्बन के पास माइनस चार्ज है जबकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
और यहां पर जो है नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्लियर कंसेप्ट? चलो ठीक है, तो ये था हमारे पास रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है, रेजोनेंस कहां कम है कहां ज्यादा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखो कि एक तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसकी वजह से होता है? एल्काइल ग्रुप की वजह से होता है, बात ध्यान रखना है ना, एल्काइल ग्रुप की वजह से होता है। लेकिन बच्चों कोई भी एल्काइल ग्रुप हो उसमें एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी जाके वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट करेगा। इन्हें सीधी सी बात है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्लियर? अगर बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड कार्बन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल से जुड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभी आपको बताता हूं, हाइपर कंजुगेशन को हम जो है सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, और इसको हम जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम जो है बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखना। तो आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन थे? पाई। आपने इंडक्टिव पढ़ा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन से थे? सिग्मा। लेकिन बच्चों हाइपर कंजुगेशन में दोनों होते हैं, सिग्मा एंड पाई। क्लियर? ठीक है, अब कैसे होता है देखिए। सपोज मान लिया जाए मैंने बनाया ये डबल बॉन्ड और यहां पर मैंने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, कहां जा रहा है ये का H, ये H, ये H। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा पाई बॉन्ड। तो यहां से सिग्मा के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और पाई के इलेक्ट्रॉन आगे खिसक जाते हैं। तो अब ये कैसा इफेक्ट बना देखो, ये और ये तो बॉन्डिंग में, यहां ऊपर बॉन्ड टूट गया लेकिन हाइड्रोजन उसके सामने रहता है, और यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया सिंगल बॉन्ड और यहां आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों क्या हुआ देखो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हुए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हुए, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पाई सिग्मा कंजुगेशन या सिग्मा पाई कंजुगेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? हाइपर कंजुगेशन से हमेशा बच्चों डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे डिपेंड करेगा कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 अल्फा है तो ज्यादा, 4 है तो ज्यादा, 5 है तो ज्यादा। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि एनर्जी उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर कंसेप्ट? आप देखो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास है और इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला है, तो बच्चों ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन है इनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और एक खुद हो गया 7। अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, टोटल जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर बात करें तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर? तो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है, चलो भाई, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, टॉल्वीन में ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि टॉल्वीन कम स्टेबल है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बच्चों टॉल्वीन ज्यादा स्टेबल है। वाई? देखो, जब टॉल्वीन
देखो इस तरह मैं आपको बताता हूं, है ना, 1 2 और 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चलेगी, ठीक है। तो अब आप एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ ऊपर दूसरा बॉन्ड और यहाँ बिना बॉन्ड का H, और ये। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, ठीक है। ये माइनस चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ऊपर जैसी कंडीशन पहले थी वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इसको यहाँ आना चाहिए था। तो एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, ये माइनस चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये तो अच्छा एक हाइड्रोजन को मैं इधर वाले को कर देता हूं, वैसे इधर वाला होता है, चलो इधर वाला कर देते हैं, है ना। इस तो अब देखो कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि जब एक अल्फा हाइड्रोजन था तो 3 स्ट्रक्चर बने, 3 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बने, क्योंकि नीचे रेजोनेंस था। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, 9। इसीलिए बच्चों जो है टॉल्विन ज्यादा स्टेबल हो जाए बजाय इस कंपाउंड। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब और एग्जांपल हमारे पास है। देखो अगर मैं टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करूं, तो इस कार्बोकैटायन के पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब देखो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, देखो यहाँ 3 बढ़ गए ना, इसमें दोनों तरफ बढ़े तो 6, इसमें 1 2 3 तो यानी 9, इसमें 12, तो इसका मतलब जो है ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ चेक कर देते हैं, चलो ऐसा भी, ये हमारे पास फंक्शनल डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अपने फंक्शनल ग्रुप लेना है, ठीक है, इस तरह का। अब इसके बगल में कार्बन कौन है, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, ठीक है, 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल 7 हुए। इसमें देखो 2 और 2 4 हुए, इसमें देखो एक यहाँ पे होगा बच्चों ना, एक ही होगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे हो गए 3, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, तो बस आपको क्या ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें चेक करो भाई कौन, सीधी सी बात है, इसके पास ज्यादा है ना डबल बॉन्ड पे, इसके बाद थोड़ा कम होते जा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पर देखो इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, 2 इधर और 2 इधर 10, इसके पास 6, इसके पास 4, इसके पास केवल 3, क्योंकि ये इधर होगा तो एक इधर होगा और 2 इधर होंगे, है ना। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। यहां पर देखिए इन दोनों में बच्चों रिजोनेंस है, और यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव तीनों साथ में चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, रिजोनेंस को देंगे, ठीक है, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को देंगे, और देन अगर हाइपर कंजुगेशन है देंगे, देन उसके बाद इंडक्टिव को देंगे। तो सबसे ज्यादा रिजोनेंस, तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन कम होते हुए भी रिजोनेंस था, इसीलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां पर रिजोनेंस था, ज्यादा स्टेबल हो गया, यहां पर देन हाइपर कंजुगेशन इस्तेमाल करना। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ई इफेक्ट, ठीक है। पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बच्चों केवल उन्हीं कंपाउंड में होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इन्हीं तीनों टाइप के कंपाउंड में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। और हमेशा बच्चों ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और जब अटैकिंग रिएजेंट डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। इसका मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। देखो फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने एक एरो मारा और यहां ऊपर रखा अटैकिंग रिएजेंट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स एनी एटम,
तो या तो इधर शिफ्ट होते या तो इधर शिफ्ट होते, मैंने इधर शिफ्ट किया। तो बच्चों जिस कार्बन से शिफ्ट हुए उस पर प्लस चार्ज और जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए उस पर माइनस चार्ज। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना आपने, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इधर भी जा सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो जिधर जाएंगे उधर माइनस चार्ज और जिधर से जाएंगे उधर प्लस चार्ज। हाँ, अगर ऐसा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो यहां पर एरो का डायरेक्शन केवल एक ही तरफ होगा, C से N की तरफ। तो C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड और N पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो बच्चों ये टेम्पररी होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि इंडक्टिव परमानेंट था, ये टेम्पररी है। ये तभी होता है जब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। और तब किन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमेशा अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर अटैकिंग रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, तो टेम्पररी इफेक्ट है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहां पर हमने रखा बच्चों अटैकिंग एजेंट H2O। अच्छा, H2O जो है जब टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस समय जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड होगा। वाई? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है प्लस आई, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। तो इस समय इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर CH3 CH और CH2, तो CH2 पे क्या चार्ज आने वाला है? माइनस, और CH पे आने वाला प्लस। तो अब बच्चों क्या होगा कि ये माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा और प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH OH एंड CH3। बस इस तरह ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको रिएक्शन करने के तरीकों को बताता है कि कौन सा ग्रुप कहां अटैच होगा। अगर बच्चों आपने ये एरो गलत लगा दिया तो आपका प्रोडक्ट भी गलत हो जाएगा। तो आंसर 2 प्रोपेनॉल होगा, न कि 1 प्रोपेनॉल। क्लियर कंसेप्ट? एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लिया जाए C डबल बॉन्ड O CH3 है, एसीटोन है, और हमने इसकी रिएक्शन करवानी है HCN से। H प्लस है और CN माइनस है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो C से O की तरफ होगा, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और C इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसका मतलब C पे आने वाला है प्लस चार्ज और O पे आने वाला नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों H हमेशा O पे अटैक करेगा और CN हमेशा C पे अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, देखो, CnNOH इस तरह से। तो इसी तरह के कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है। क्लियर कंसेप्ट? चलो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने टाइप का होता है? अगेन 2 टाइप का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है, अच्छा प्लस ई और माइनस ई में क्या डिफरेंस है पहले देख लेते हैं ना। मान लिया जाए कि हमने एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे हमने जोड़ा प्लस ई, या हम इसको बोल सकते हैं बच्चों ई प्लस, क्योंकि जो अटैकिंग रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने ई प्लस और ई माइनस किया। जैसे मान लिया जाए अटैकिंग रेजेंट H2O है, तो जो है जो माइनस वाला पार्ट है वो इस साइड आएगा और जो प्लस वाला पार्ट है वो इस साइड आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहां हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो बच्चों जो ई प्लस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो अटैकिंग रेजेंट है वो उस साइड बाइंड होगा जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। देखो, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड द साइड वेयर द अटैकिंग रेजेंट अटैक, अटैकिंग रीजन जहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन वहीं शिफ्ट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस ई इफेक्ट कहां होगा? जहां
अपोजिट डायरेक्शन में देखो, है ना, तो माइनस ई है, इसका मतलब OH माइनस ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो OH कहां शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छा देखो, अटैकिंग रीजन अटैच्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम, ठीक है। तो बस कंसेप्ट क्या है, माइनस ई प्लस ई, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप को हमें कहां अटैच करना है। क्लियर कंसेप्ट। अच्छा, इससे कई बार जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए सपोज अगर आपको पूछा जाए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है, और यहां हमने HCN ये दिया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बच्चों देखिए, यहां 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, यहां एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहां जो है ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका मतलब एरो जो है यहां जाएगा ऑलवेज, ठीक है। और जब एरो इस साइड जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज और इस पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो H हमारे पास पॉजिटिव है और Cn हमारे पास नेगेटिव है, तो Cn हमेशा जुड़ेगा इस कार्बन पे और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस कार्बन पे। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों, देखो यहां आएगा हमारे पास H और यहां आएगा Cn, तो आंसर हो जाएगा। तो बस कंसेप्ट यही है कि किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। सपोज मान लिया जाए यहां पे हमने जोड़ा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2NO2, है ना। अब NO2 विड्रॉइंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो एरो यहां आएगा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो जो भी यहाँ पे अटैकिंग रिजेंट होगा वो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग अटैच्ड हो जाएंगे। तो बस यही कंसेप्ट इसमें पूछा जाता है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि एरो का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो, तो ये चारों इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।